हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, जो कि चारों स्तंभों को मैं बार बार आपको पढ़ा भी रही हूँ, तो उन्हीं में से एक ये माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए और सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो अब हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं छोटा सा पहले, फिर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत, लेकिन ये इनका असली नाम नहीं था। इनका असली नाम जो था वो था गुसाई दत्त, जिन्होंने बाद में अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रखा था। जन्म जो हुआ था इनका 20 मई 1900 में हुआ था कौसानी, उत्तराखंड में, और मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। कर्म क्षेत्र जो था इनका, ये अध्यापक थे, लेखक और कवि थे। मुख्य रचनाएं जो थी इनकी वो थी वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद आदि। और विषय जो थे कि जिन विषयों पर इन्होंने लिखा वो थे गीत और कविताएँ। और भाषा थी इनकी हिंदी, और इन्हें पुरस्कार भी मिले थे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। साथ ही रहस्यवाद प्रकृतिवाद के आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में कौसानी, उत्तराखंड, भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत और ये कौसानी चाय बगीचे के मैनेजर थे। इनके पिता गंगादत्त पंत, और पंत जी का जो पालन पोषण था इनके पिता व दादी ने किया, और परिवार वालों ने इनका नाम गोसाई दत्त रखा। तो इनका असली नाम गोसाई दत्त था, लेकिन बाद में इन्होंने लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर अपना नाम जो गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन कर लिया। सिर्फ 7 साल की उम्र से ही पंत जी ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कौसानी गांव के स्कूल में ही हुई थी। फिर ये वाराणसी आ गए और जय नारायण हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा पाई। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। इंटरमीडिएट की परीक्षा बैठने से पहले ही 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। आजीविका के लिए पंत ने वर्ष 1955 से 62 तक आकाशवाणी में बतौर मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया था, और 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य का ये प्रकाश संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए बुझ गया। अब हम इनका थोड़ा साहित्यिक परिचय देख लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या करा। तो शुरुआती दौर में इन्होंने बागेश्वर के मेले, वकीलों के धन लौलू स्वभाव, तंबाकू का धुआं जैसी कुछ छुटपुट कविताएं लिखी थी। और 8वीं कक्षा के दौरान ही इनका जो परिचय था वो प्रख्यात नाटककार गोविंद वल्लभ पंत, श्यामाचरण दत्त पंत, इलाचंद्र जोशी और हेमचंद्र जोशी से हो गया था। अल्मोड़ा से तब हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर व अल्मोड़ा अखबार नामक पत्र निकलता था, और उसी में ये अपनी कविताएं लिखते रहते थे। मतलब जब ये बहुत छोटे थे, अपने कौसानी गांव में ही रहते थे, उसी वक्त से इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं वो उनकी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। तो उस समय तो हस्तलिखित पत्रिका चलती थी, तो उसमें हस्तलिखित पत्रिका में ही इनकी कविताएं जो है वो आती थी। 1916 में जब वे जाड़ों की छुट्टियों में कौसानी गए तो उन्होंने हार शीर्षक से 200 पृष्ठों का एक खिलौना उपन्यास लिख डाला, जिसमें उनके किशोर मन की कल्पना के नायक नायिकाओं व अन्य पात्रों की मौजूदगी थी। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 प्रमुख पड़ाव माने जाते हैं। पहला पड़ाव में वे छायावादी हैं, दूसरे में प्रगतिवादी, और तीसरे में जो माने जाते हैं वो अध्यात्मवादी। ये तीनों पड़ाव जो हैं उनके जीवन में आते रहे और बदलाव के प्रतीक भी रहे। मतलब पहले जब इन्होंने लिखना आरंभ किया तो उस वक्त इनकी कविताओं में छायावादी प्रभाव था। इनकी शुरुआत की कविताएं जो है वो छायावाद के अंतर्गत आती हैं। फिर बीच में इन पर प्रगतिवाद का प्रभाव पड़ा, और इनकी मध्यकालीन जो इनके जीवन की जो मध्यकालीन कविताएं थी वो प्रगतिवाद के अंतर्गत आती हैं।
और आखिर में ये थोड़ा आध्यात्म की तरफ झुक गए, जिसकी वजह से इनकी आखिरी की जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, वो अध्यात्मवाद से अधिक जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये सब जो है इनके बदलाव के, इनके जीवन में जो बदलाव आए हैं, उसी का परिणाम इनकी साहित्यिक जो रचनाएं हैं उस पर पड़ा। जीवन के 18वें वर्ष तक वे छायावादी रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत छोटे से लिखने लगे थे, तो इसीलिए जीवन के 18वें वर्ष तक ये छायावादी कविताओं से, छायावादी जो कविताओं की विशेषताएं हैं, उस तरह की ही कविताएं लिख रहे थे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मानवता को नज़दीक से देखने के कारण और मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित होने के कारण पंत जी जो हैं वो प्रगतिवादी हो गए। मतलब शुरुआती टाइम में, जैसे कि मैंने बताया, 18 वर्ष तक ये छायावादी रहे और 18 वर्ष के बाद जब इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उस वक्त मानवता को देखने, मानवता से ज़्यादा प्रभावित होने के साथ साथ और मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित होने के कारण ये जो है ये प्रगतिवादी अधिक हो गए। उसी का प्रभाव इनके साहित्य पे भी पड़ा। बाद के वर्षों में जब ये अरविंदो आश्रम गए, तो वहाँ अरविंदो का जो दर्शन का जो है इन पर प्रभाव पड़ा, और जिसके बाद और वही प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ा, और उनकी रचनाओं पर अध्यात्मवाद से संबंधित जो प्रभाव था वो देखने को मिला। फिर हिंदी साहित्य को वृहद रूप देने के उद्देश्य से सुमित्रानंदन पंत ने 1938 में रूपाब नामक एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। इस दौरान वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत से कार्य किए और उनके जीवन में बहुत बदलाव भी आए, जिसका प्रभाव उनके जो साहित्य है उस पर स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हुआ। जिस तरह से पहले में उन्होंने छायावादी लिखी, बाद में प्रगतिवाद लिखी, और बाद में अरविंदो के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने आध्यात्म से जुड़ी हुई रचनाएं भी लिखी। अब बात करते हैं उनके पुरस्कार और सम्मान कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। तो हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण 1961 में प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिला, जो कि 1968 में उन्हें मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी वो नवाजे गए, और साथ ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से भी उन्हें अलंकृत किया गया। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें बचपन में रहा करते थे, सुमित्रानंदन पंत वितिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके जीवन काल में ही उन्हें सम्मानित किया गया, बल्कि उनके मृत्यु उपरांत भी उनके लिए बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें से एक यही है कि उनके जो घर है उन्हें उन्हीं के नाम से एक संग्रहालय के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया गया। और इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ों, कविताओं के मूल, पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों आदि को प्रदर्शित किया गया। मतलब ये जो संग्रहालय है ये पूरी तरह से इन पर ही आधारित है, इनकी ही सभी चीज़ों को यहाँ संग्रहित किया गया है, और साथ ही इसमें इनके पुरस्कारों को भी संग्रहित किया गया है। इनमें से इसमें एक पुस्तकालय भी है, जिसमें इनकी व्यक्तिगत और से संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। मतलब इसी संग्रहालय में इनका जो पुस्तकें इनके पास थी और जो इनसे संबंधित पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें का एक पुस्तकालय भी वहाँ पर बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो थी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा। तो ये जो रचनाएं थी ये इनके काव्य के अंतर्गत आती है। इन्होंने जो मुख्यतः रचनाएं लिखी थी वो काव्य ही लिखा था, और उसमें भी ज़्यादातर इन्होंने प्रकृति से संबंधित रचनाएं ही लिखी थी, इसीलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी माना जाता है। बल्कि उससे इन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्हें एक तरीके से एक उपाधि के तौर पर इन्हें दी जाती है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ये बहुत ही कोमल भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले कवि थे, इसीलिए जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो उसमें ज़्यादा दिनों तक ये सहयोग नहीं कर पाए, क्योंकि इनका जो चित्त था वो बहुत ही कोमल था और वहाँ की बहुत ज़्यादा विसंगतियों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वापस इन्होंने आंदोलन को छोड़कर वापस काव्य साधना में ही लीन हो गए। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, जो कि है ज्योत्सना, परिकीड़ा, रानी।
और साथ ही कथा साहित्य भी इन्होंने लिखा है, जैसे कि हार उपन्यास और 5 कहानियों का एक कहानी संग्रह। हार उपन्यास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही ये उपन्यास लिख लिया था, जब ये ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां थी उसमें घर आए थे, और वहाँ पे इन्होंने एक खिलौना उपन्यास लिखा था जिसका नाम था हार। तो वो ही उपन्यास इनका एकमात्र है जो उन्होंने लिखा था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 5 कहानियों का एक कहानी संग्रह लिखा था। तो मुख्यतः तौर पर इन्होंने काव्य और कविताएं ही लिखी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे इसके आगे जो आप पढ़ेंगे वो आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।